Good morning and welcome to the science class. We were doing chapter number 3, metal, non-metals and metalloids. Continuing the same chapter, we have come to the page number 49. We have done this chapter and done some questions. So today we have come to the page number 49. Okay, let's begin without wasting the time. First part, write the electron dot structure for sodium, oxygen and magnesium. You have to draw the electron dot structure. अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के थ्रू शो किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, दैट इज सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करते हैं सोडियम का, Na क्लियर. सोडियम एटॉमिक नंबर Z इक्वल्स टू 11 क्लियर. इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज 281 क्लियर. कहने का मतलब क्या होता है, सोडियम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ओनली 1 क्लियर. बाकी इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं है, वो शेल्स में दिखाते हो, नो नीड. बस आपने आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन दिखाना है. सबसे बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 1. सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट है ऑक्सीजन Z इक्वल्स टू 8. इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 2,6 ओके. 2,6 इट मीन्स ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. और लास्ट वन इज मैग्नीशियम Mg. एटॉमिक नंबर Z इक्वल्स टू दैट इज 12 क्लियर. 12. इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएगा शेल्स में, दैट इज 282 ओके. 12. इट मीन्स मैग्नीशियम हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल क्लियर. ये आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बस इस तरह से ड्रॉ करना है क्लियर. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट्स सेइंग दैट शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O. we have to show the formation of Na2O. it means सोडियम कितने हैं वहाँ पे? 2 क्लियर. सेकेंड पार्ट Na2O एंड MgO. पहले Na2O का बना देते हैं. Na2 मतलब 2 सोडियम है, तो ऐसे Na और ये Na क्लियर. और अभी हमने देखा है कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में. सोडियम हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. प्लस किसके साथ रिएक्ट हो रही है? ऑक्सीजन साथ. तो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्रॉस से शो कर देते हैं क्लियर. सो इसके पास कितना है इलेक्ट्रॉन्स? 2, 8,1 ऐसे था. यहाँ भी 2, 8,1 और इसका क्या था? 2,6. अब वी कैन सी सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा. ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. तो ये क्या कर देता है, यहाँ से अपने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को और अपने आप को स्टेबल कर लेगा. कहने का मतलब क्या है, दुनिया में हर एक चीज़ अपने आप को स्टेबल करना चाहती है. जब तक वो स्टेबल ना हो जाए तब तक वो रिएक्ट करती है. अब आप देखो, पहाड़ से पत्थर छोड़ोगे या ऐसे ढलान में पत्थर ड्रॉप करोगे तो वो नीचे गिरेगा. क्यों? क्योंकि जब तक वो स्टेबल नहीं होगा, जब उसको प्लेन सरफेस नहीं मिलेगा, तब तक वो रोल करता रहेगा क्लियर. वैसे ही जब हम भी स्टेबल हो जाते हैं, हमारे को कोई डिजीज हो जाती है, तो हम हॉस्पिटल की ओर रन करते हैं ताकि हम स्टेबल हो सके, अपने आप को स्टेबल कर सके. सिमिलरली ये वाला आपका सोडियम है, ये भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा क्लियर. तो इन दोनों ने अपने आप को स्टेबल कर दिया. और ऑक्सीजन पे क्या था? ऑक्सीजन को भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी अपने आप को स्टेबल करने के लिए. तो इस पास 6 था और 2 इलेक्ट्रॉन्स और आगे इट बिकम 2,8 क्लियर. मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8. इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया. तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया. तो ऑन द होल क्या करेंगे, Na पॉजिटिव की जिसने डोनेट किया उसको पॉजिटिव साइन आता है क्लियर. होल ब्रैकेट क्या लगा रहा हूँ मैं इसमें? 2. क्यों? क्योंकि Na पॉजिटिव कितने हैं? वो 2 है, वो Na पॉजिटिव. और आपके पास ऑक्सीजन पे कितना चार्ज लिखना पड़ेगा? 2 माइनस क्लियर. क्यों लिखा? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, एक इस वाले से सोडियम से, एक इस वाले सोडियम से. इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया आपके पास वो समथिंग लाइक दिस बन गया क्लियर. अब यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हो ऑक्सीजन को 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हम यहाँ से डॉट से शो कर देंगे कि भाई
डॉट स्ट्रक्चर बोला है ना, तो हमने डॉट ये -2 मैंने चार्ज इसके ऊपर लगा दिया। क्लियर कि भाई इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, इसीलिए क्या आ गया आपके इसके पास 2- चार्ज आ गया। क्लियर 2- लाइक दिस, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इसका ऐसा बना। नेक्स्ट इज MgO। सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है MgO, इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12, अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करें इट विल कम 282। क्लियर 282, इट मीन्स इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। तो ये इस पास 2, और ये के साथ रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, लाइक दिस। ठीक, अब ये क्या है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, और इसको क्या चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये यहाँ से डोनेट करने वाला है और ये यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाला है। क्लियर, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फाइनल बनाते हैं। इसने क्या किया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, तो इसमें +2 चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो +2। अब ऑक्सीजन क्या था हमारे पास, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे थे, ठीक है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, और इसने क्या कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम से एक्सेप्ट कर लिया, तो इस पर चार्ज कैसे आने वाला है -2। तो देखो MgO बन गया। फिर +2 इस पे चार्ज है, -2 इस पे, तो ओवरऑल देखो न्यूट्रल है। वैसे तो आयनिक कंपाउंड है, बट चार्ज ओवरऑल क्या है +2 -2 क्या हो चुका है 0। वैसे यहाँ पे +1 चार्ज 1 सोडियम पे, तो +2 चार्ज हो गया 2 सोडियम पे, +2 एंड -2, दैट इज क्या हो चुका है ये। आप इसको +2 लिखो या -2 लिखो या 2- लिखो, वन एंड सेम थिंग। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द MgO। अब नेक्स्ट बोलता है व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। क्लियर, अब इसमें बोलता है नेक्स्ट पार्ट में आयंस आपने क्या किया देखिए, तो हमने थर्ड पार्ट करेंगे अब इसका। इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में जब आपके पास Na2O था, तो आयंस क्या क्या है आपके पास, आयंस क्या है, एक तो आपके पास कौन सा है कैटाइन, कैटाइन क्या है आपके पास Na पॉजिटिव और होल ब्रैकेट 2, लाइक दिस। क्लियर, और एक एनाइन भी है इसमें, एनाइन वो कैसा है आपके पास ऑक्सीजन, और कैसा चार्ज है उसकी ऑन दी होल ऐसे -2। क्लियर, लाइक दिस। एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर दिया है, वैसे ही क्या करोगे आप MgO के लिए खुद सॉल्व करना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वेट, अच्छा, वाई डू आयनिक, लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, सेम पेज नंबर। ये बोलता है वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब हमने जब आयनिक कंपाउंड्स किए थे, तो हमने उसमें जो प्रॉपर्टीज़ की थी आयनिक कंपाउंड्स की, तब हमने देखा था आयनिक कंपाउंड्स में क्या होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। देन ऐसा क्यों होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो इतना हाई क्यों होता है, तो आपने देखा था कि वहाँ पे एक फोर्सेज आ रही थी। आयनिक कंपाउंड्स में एक फोर्सेज होती है और वो बहुत स्ट्रांग होती है। उन फोर्सेज को क्या नेम देते थे हम, क्या कहते थे उनको, आई होप जिसको आता हो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो एक बार फिर से चैप्टर को अच्छे से स्टडी करे, अंडरस्टैंड करे। क्या देखा था हमने, आयनिक कंपाउंड्स में आ रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है जो इलेक्ट्रॉन्स जो अपोजिट चार्ज हो गए उनमें जो फोर्स होगी उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्लियर, अब क्या होता था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो फोर्सेस, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी, अगर उसको ब्रेक करना है तो बहुत एनर्जी, अगर तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती तब तो ब्रेक हो जाता है, थोड़ा सा हम हीट करेंगे और वो ब्रेक हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। बट उनमें क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इसलिए ज़्यादा एनर्जी लगती है उनको मेल्ट करने के लिए, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हाई। सो यू राइट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of attraction between them. Okay, they have strong electrostatic forces of attraction between them. Full stop. So large amount of energy is required to break these forces. To break these forces. Clear? That's it. बस इतना ही था इसमें। अब नेक्स्ट करते हैं। Next is page number 53. First question, that is question number 1. Define metal, ore and gangue. हमने ये तीनों की तीनों कर लिया, सॉरी मेटल नहीं मिनरल, हमने we have done this statements and definitions. What is mineral? मिनरल क्या होते हैं एक बार स्टडी कर लो, फिर से पढ़ लेना है चैप्टर को,
मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड विच एग्जिस्ट नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, उनको क्या कहा जाता है? मिनरल्स। तो ओर्स क्या होते थे आपके पास? ओर्स भी मिनरल ही होते हैं जहाँ से हम अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्लियर। और गैंग क्या होता है? गैंग आपके पास इम्प्योरिटी होती है। इम्प्योरिटी लाइक सैंड हो सकता है, सॉइल हो सकती है, रॉक हो सकता है, स्टोन हो सकता है, एटसेट्रा। कोई भी इम्प्योरिटी जो होगी, मतलब गैंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी, उन इम्प्योरिटी को कहा जाता था गैंग, क्लियर। जैसे ओर हो गया, तो ओर में आपने एग्जांपल दे देना है, मिनरल भी वही हुआ और ओर भी वही हुआ, दोनों में एग्जांपल एक ही आ सकता है। आप क्या कह सकते हो? सिनेबार। सिनेबार भी एक और है, किसका है? वो आपने स्टडी करना है। हेमेटाइट भी हमने स्टडी किया था। अब आपको रिमेंबर करो कि वो किस चीज़ का ओर होता था, क्लियर। नेक्स्ट इज, अब जैसे जिंक के ओर है, जिंक के ओर क्या होते थे? सल्फाइड और कार्बोनेट्स में एग्जिस्ट करते हैं वो, क्लियर। तो उनको क्या करते थे? वहाँ पे दो प्रोसेस होती थी, दैट इज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब रोस्टिंग क्या होती थी और कैल्सिनेशन क्या होती थी? एक बार फिर से चैप्टर को रीड अप कर लेना है और फिर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। टू मेटल्स के नेम बताओ जो नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर। जैसे उनको ओर से एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत होती है, वो वैसे ही मिलेंगे आपको नेचर में। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था पहले भी, बट स्टिल उसमें क्या होता है? जो लास्ट, जिनकी रिएक्टिविटी जितनी कम होगी उतने वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब आप देखो सबसे कम कौन आता है, सबसे लोएस्ट कौन आता है रिएक्टिविटी सीरीज में? दैट इज सिल्वर, गोल्ड या कॉपर हो गया ज़्यादा, क्लियर। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये क्या होते हैं? ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इज विच केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर, नहीं कॉपर नहीं हो सकता है, कॉपर फ्री स्टेट में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? नॉट कॉपर, इट इज सिल्वर, एल्यूमिनियम और आपके पास प्लैटिनम। प्लैटिनम भी वन ऑफ द एग्जांपल, ये भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्लियर। नहीं कॉपर नहीं हो सकता, कॉपर तो रिएक्ट करता है। आपने देखा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो कॉपर ब्राउन कलर का होता है और वो उसमें कोरोजन होके वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। कॉपर नहीं है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आप पास कौन सा हो गया? सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट विच केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स। अच्छा, जो ऑक्साइड्स होते हैं, लेट अस सपोज हमने किया था, जैसे क्या हो रहा था, मरकरी या जिंक जैसे सल्फाइड थे, सल्फाइड से क्या कर रहे थे? उसको हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर रहे थे, O2 डाल के वहाँ पे हीटअप करके उसको। फिर यहाँ पे बोलता है जो जिंक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है और जिससे हमारे को वो मेटल मिल जाता है? वट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स। ऑक्साइड से अगर आपको मेटल ऑब्टेन करना है, जैसे यहाँ से जिंक ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस होती है? अब आप देखो, अब यहाँ से ZnO से जिंक चाहिए, मतलब हमने क्या करना है? ऑक्सीजन को रिमूव करना है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? यू नो वेरी वेल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ये नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यू विल राइट केमिकल प्रोसेस यूज फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इज रिडक्शन, फुल स्टॉप। आप फिर कंटिन्यू करोगे, अगर 1 मार्क्स के लिए आता है बस इतना ही लिखना है कि रिडक्शन इज द केमिकल प्रोसेस टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, इतना सा लिख सकते हो। अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है तो थोड़ा लेंथ बढ़ानी होगी, तो आप लिखोगे रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। फॉर दिस वी यूज सम रिड्यूसिंग एजेंट। हम उसके लिए क्या करते हैं? कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं। लाइक जैसे हमने जिंक ऑक्साइड से जिंक बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते थे? कॉपर यूज़ करते थे, ले फिर कॉपर, सॉरी नॉट कॉपर, कोक, कार्बन भी बोलते हैं ना, कार्बन ब्लैक भी बोलते हैं इसको कोक भी कहा जाता है, क्लियर। इनको रिमूव करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो यूज़ करना होता है, फिर आपके पास जिंक ऑक्साइड से वो मिलता है, क्लियर। तो ये लिखना है कि केमिकल प्रोसेस इज रिडक्शन एंड रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर दिस वी यूज सम रिड्यूसिंग एजेंट्स, वी यूज रिड्यूसिंग एजेंट्स। आप इसमें एक एग्जांपल ऐसे दे सकते हो, जिंक ऑक्साइड, क्लियर, प्लस कोक, वहाँ से क्या हो गया? आपके पास जिंक बन गया। ये रिएक्शन एग्जांपल में यू कैन राइट, क्लियर। जैसे थर्मिट रिएक्शन भी की थी, उसमें आयरन ऑक्साइड में क्या ऐड करते थे वो आपको एक बार चैप्टर देख लेना, एल्यूमिनियम ऐड किया जाता था और वहाँ से आयरन मिल जाता। सो दैट वाज पेज नंबर 53। नाउ नेक्स्ट दैट इज पेज नंबर 55।
ओके, नेक्स्ट इज पेज नंबर 55. दिस इज टेबल गिवन. इसमें क्या कहते हैं, टेबल में कहता है कि आपको बताना है कि किस में आपके पास किस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है. अब क्या कहता है, ये मेटल्स गिवन है हमारे पास, जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर. तो आपको केमिकल कौन कौन से दिए, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड. अब पहला क्वेश्चन बोलता है कि जिंक ऑक्साइड में अगर जिंक ऐड कर दिया जाए तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, क्या वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है. अब आप देखो जिंक में अगर जिंक डालोगे तो दोनों जिंक की रिएक्टिविटी तो सेम होती है. जब रिएक्टिविटी सेम है, किसी के पास पावर नहीं है किसी को डिस्प्लेस करने की, या बराबर इक्वल पावर है. अब आप रस्सा कस्सी खेलते हो, अगर इधर को भी उतनी पावर लगे उधर को भी उतनी पावर लगे तो क्या होगा, वो जो आपके पास रोप है वो सेंटर में ही रहने वाली है, वो ना इधर जाएगी ना वो उधर जाएगी. क्लियर. तो यहाँ पे क्या होने वाला है, नो रिएक्शन. ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा. अब देखो नेक्स्ट, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या जिंक उसको डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम को. मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम को जिंक डिस्प्लेस कर सकता है. अच्छा ओके, आओ इसमें बोल रहा है. अब आप देखो मैग्नीशियम और क्या बोलता है, जिंक. अब जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है. अब देखो जिंक की रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम बहुत कम है मैग्नीशियम के साथ. अब इसकी पावर जब कम है, क्लियर, अब इसकी पावर कम है, जिंक की पावर कम है, तो मैग्नीशियम डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा. जब उसके पास उतनी पावर ही नहीं है उसको डिस्प्लेस करने की, तो वो क्या करेगा, वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. क्लियर. डिस्प्लेस कौन करता है, जिसकी पावर ज़्यादा होगी, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट बोलता है कॉपर ऑक्साइड में कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्या जिंक. अब आप देखो कॉपर आता है यहाँ पे और जिंक है आपके पास यहाँ पे. तो जिंक की पावर क्या है, बहुत ज़्यादा है. अगर जिंक की पावर ज़्यादा है तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो सकती है. समझ आए क्या हुआ, हमने देखा जिंक और कॉपर. तो ये बोलता है कि कॉपर ऑक्साइड में कॉपर डिस्प्लेस हो सकता है किसके द्वारा, जिंक के द्वारा. तो हमने देखा कि जिंक की पावर बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉपर. पावर ज़्यादा होने का मतलब क्या बोल रहा हूँ, रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. तो वो क्या कर सकता है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है. ओके नेक्स्ट. अब नेक्स्ट करते हैं, जिंक ऑक्साइड में जिंक को डिस्प्लेस मैग्नीशियम कर सकता है या नहीं. अब आप देखो जिंक और ये है मैग्नीशियम, तो आपका मैग्नीशियम की पावर ज़्यादा है, तो ये क्या कर सकता है, ये जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है. तो यहाँ पे भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में. मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो मैग्नीशियम है ना, इसको डिस्प्लेस करना है हमने. जैसे जिंक ऑक्साइड है तो जिंक को डिस्प्लेस करना है. मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम को मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर सकता है. अब आपको पता है दोनों की पावर इक्वल है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, वहाँ नो रिएक्शन होने वाली है. क्लियर. नेक्स्ट देखो जरा, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर को डिस्प्लेस किया जा सकता है किसके द्वारा, मैग्नीशियम के द्वारा. अब आप देखो कॉपर और ये है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, वो कर सकता है उसको डिस्प्लेस. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो सकती है. नेक्स्ट देखो, जिंक ऑक्साइड में जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, कौन कर सकता है, कॉपर कर सकता है या नहीं कर सकता, क्वेश्चन ये. अब आप देखो जिंक और ये है कॉपर. अब जिंक की रिएक्टिविटी तो ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिव मतलब इसकी पावर ज़्यादा है, उसकी पावर कम है. मतलब जिसने डिस्प्लेस करना था उसके पास उतनी पावर है ही नहीं है. और इसके पास क्या, इस पास बहुत ज़्यादा पावर है, ये डिस्प्लेस नहीं होने वाला है. मतलब इनकी पावर ज़्यादा चाहिए हमारे को. अगर इनकी पावर ज़्यादा होगी तभी ये डिस्प्लेस कर सकते हैं. अब कॉपर के पास इतनी पावर है ही नहीं कि वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है. तो यहाँ पे क्या होने वाली है, नो रिएक्शन. नेक्स्ट, कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड में. फिर यहाँ पे अब आप देखो मैग्नीशियम और ये है कॉपर. कॉपर की पावर क्या है, बहुत कम है, और पावर कम है, तो यहाँ से मैग्नीशियम डिस्प्लेस नहीं होगा. तो ये क्या होने वाला है, नो रिएक्शन. और सिमिलरली यहाँ पे ये आप खुद फाइंड आउट करोगे कि ये क्या होने वाला है. सो अवर क्वेश्चन इज ओवर. सेकंड क्वेश्चन को होल्ड करते हैं. लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एलॉयज. तो हमने एलॉयज किए हैं. एलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड या मेटल्स और नॉन मेटल्स. एग्जाम्पल क्या हो गया, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज. ये हमने बहुत सारे, सोल्डर भी एक एग्जाम्पल है उसका, ये हमने क्या किए थे, एग्जाम्पल किए थे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड.
ओके बच्चों, नेक्स्ट इज विच मेटल डू नॉट कोरोड इजीली। ये बोलता है कि कौन से मेटल होते हैं जिनमें कोरोजन इजीली नहीं हो सकता है। तो हमने देखा है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिसकी रिएक्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना कम क्या होगा आपके पास, उसमें उतनी कम कोरोजन होगी। क्लियर। अब आप देखो यहाँ पे सोडियम, देखो सोडियम एंड पोटेशियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अगर इनको ओपन रखोगे आप एयर में तो क्या हो जाता था, ये फायर कैच कर लेते थे और वहाँ पे आग लग जाती। बट आप अगर नीचे चलते जाओगे, देखो ये सारे रिएक्टिव है, आग रिएक्टिव रिएक्टिव रिएक्टिव। कॉपर, अभी मैंने सिल्वर पहना है, अगर मैंने कॉपर पहना होता तो ये, अगर मानो कॉपर कलर कैसा होता है कॉपर का ब्राउन, तो होते होते आज के लिए इसका ग्रीन कलर हो गया होता। एयर के साथ रिएक्ट होके उसके बाहर क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है ऑक्साइड्स की, वहाँ पे बनता है कॉपर ऑक्साइड, वो ग्रीन कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड। तो देखो सिल्वर और गोल्ड हम ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंट बनाने, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें एयर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जितने नीचे होंगे उतनी कम उनमें ऑक्सीडेशन होती है। क्लियर। सॉरी, ऑक्सीडेशन मतलब उनमें क्या होती है, उतनी कम कोरोजन होती है। अब आप देखो आयरन और एक हो गया कॉपर, तो आयरन में ज़्यादा रस्टिंग होती है, क्लियर, कोरोजन होती है एज़ कम्पेयर टू द कॉपर। अब क्योंकि रिएक्टिविटी आयरन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, इसीलिए क्या हो जाता है, आयरन में जल्दी रस्टिंग हो जाती है। कॉपर फिर भी टाइम लेता है रस्ट कोरोजन होने के लिए, बट आपके पास आयरन क्या है, वो जल्दी रस्ट हो जाता है। सो यू विल राइट ग्रेटर द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल ग्रेटर विल बी द चांस टू गेट कोरोड। समझे क्या कहा कि ग्रेटर द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल ग्रेटर विल बी द चांस टू गेट कोरोड। जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा चांस रहेगा उसका कोरोड होने का। क्लियर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना। स्मॉलर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल लेस विल बी द कोरोजन। क्लियर, फुल स्टॉप। सो एयर, वाटर, मॉइस्चर कैन नॉट अटैक द मेटल एंड डू नॉट कोरोड इजीली। हमने क्या कहा कि जितनी कम रिएक्टिविटी होगी उतनी कम कोरोजन होगी, और वहाँ पे क्या है, एयर, मॉइस्चर और वाटर है, वो क्या कर पाए, वो क्या होगा, वो अटैक नहीं कर पाएंगे और मेटल कोरोड नहीं होगा। क्लियर। वन मोर टाइम क्या किया हमने, ग्रेटर द रिएक्टिविटी ग्रेटर विल बी द कोरोजन। फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट लाइन से लिखोगे लेसर द रिएक्टिविटी लेसर विल बी द कोरोजन। जितनी कम रिएक्टिविटी होगी जैसे लास्ट में, उतनी कम क्या होगी, वहाँ पे कोरोजन होगी, और वहाँ पे क्या होगा, अटैक नहीं हो पाएगा किसका, एयर, मॉइस्चर एंड वाटर वहाँ पे अटैक नहीं कर पाएंगे। दैट्स इट, ये था आपके पास। अब वी विल सॉल्व आवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, that is exercise questions. First are the MCQs. Coming to the question number 6. Question number 6 is saying that what are amphoteric oxides? Give 2 example of amphoteric oxide. Amphoteric oxide हमने किया है, इसको करने की जरूरत नहीं है। amphoteric oxides क्या होते हैं, which react with the both acid as well as base are called amphoteric oxide। या इसकी definition क्या लिख सकते हो, ऑक्साइड्स विच एक्ट एज बोथ, विच एक्ट एज मतलब जो एसिड एज वेल एज नेचर एक्ट करे, दोनों एक्ट करे, आर कॉल्ड विच एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल क्या किया था, वाटर हो गया आपके पास H2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया Al2O3, और जिंक ऑक्साइड हमने किया था ZnO। क्लियर, तो ये वी हैव डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 metals which will displace hydrogen from dilute acid and 2 metals which will not displace। 2 metals बताने which will displace। क्लियर, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट में आप लिखोगे मेटल्स विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्लो। आपको पता है कि जब मेटल्स और एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है, बट आपके पास क्या है, सभी मेटल ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने देखा है कुछ की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। जब रिएक्टिविटी कम है तो वो रिएक्ट ही नहीं कर पाते। metals which can displace hydrogen from dilute acid are sodium, potassium। ये सबसे ज़्यादा होते हैं, बल्कि सोडियम एंड पोटेशियम एक्सेप्शनल केस भी किए थे हमने। क्लियर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो भी स्टार्टिंग वाले होते हैं, ये क्या होते हैं, ये डिस्प्लेस कर लेते हैं क्योंकि रिएक्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है।
सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे, 2 मेटल्स विच डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड आर, कौन से हो गए वो लास्ट वाले, जैसे आपके पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये जो होते हैं ये आपका डिस्प्लेस नहीं कर पाते क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बाकी आपने नहीं करना है, एक्टिविटीज़ है। स्टेट 2 ways टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ द आयरन। ये हमने रस्टिंग की हुई है कि रस्टिंग से कैसे बचाया जा सकता है, बाय ऑयलिंग, बाय पेंटिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन, और एक और किया था इसमें, दैट इज़ बाय अप्लाइंग द बाय मेकिंग द एलॉयज बना के भी हम रस्टिंग को अवॉइड कर सकते हैं। बट एक क्वेश्चन और आता है, ये नोट कर देना आपने, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर द रस्टिंग। तो हमने ये भी फर्स्ट चैप्टर में किया है। एसेंशियल कंडीशन फॉर द रस्टिंग आर, दैट इज एयर, मॉइस्चर एंड वाटर, दीज आर द एसेंशियल कंडीशन। नेक्स्ट, what type of oxides, question number 11, what type of oxides are formed when non-metal combine with oxygen। कि जब आपके पास what type of oxides are formed when non-metal combine with oxygen, जब आपके पास when non-metal combine with oxygen, आपने देखा है मेटल और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं आपस में, मेटल ऑक्साइड। क्लियर, हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ यू विल अगेन स्टडी द चैप्टर, तो यहाँ पे ये मेटल ऑक्साइड बना देते थे, मेटल ऑक्साइड्स बना देते थे। क्लियर, अब आप देखो इनका नेचर कैसा होता है। ये होता था जब मेटल और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते थे, तो वैसे ही क्या आपके पास नॉन मेटल प्लस आपके पास जो ऑक्सीजन है वो क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बना देते हैं, वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स। क्लियर, अब हमने क्या किया था, हमने किया था कि जो मेटल ऑक्साइड्स का नेचर होता है दैट इज कैसा होता था, बेसिक नेचर होता था। उनका नेचर कैसा होता था, बेसिक। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक है तो मतलब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स है उनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक एंड न्यूट्रल, दोनों होते हैं, वो एसिडिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 12। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से एक रीजनिंग एग्जाम में 100% आ जाती है। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। अब आप ज्वेलरी शॉप में जाओगे तो आपके पास गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम ही मिलेगा आपको। क्यों, अब ये बोलता है कि वाई दे आर यूज फॉर मेकिंग द ज्वेलरी। अब हमने देखा है गोल्ड जो होता है, सिल्वर जो होता है, प्लैटिनम जो होता है, वो क्या होता है, वो लेस रिएक्टिव होता है और उसमें कोरोजन नहीं होती है। इसीलिए क्या होता है, उनकी जो लश्यर है, लश्यर मतलब चमक, देखो चमक जो होती है गोल्ड सिल्वर की, वो क्या होती है, वो काफ़ी समय तक बरकरार रहती है, बनी रहती है। ऑल्सो क्या होता है, वो उनमें एयर वाटर का अटैक नहीं होगा, एयर वाटर मॉइस्चर का अटैक भी नहीं होगा। और क्या होते हैं, वो साथ के साथ मेलेबल भी होते हैं, वो डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल में वायर्स में भी उनको ब्रेक किया जा सकता है और उनकी शीट्स भी बनाई जा सकती है, इसलिए इनको क्या किया जाता है। सो यू विल राइट platinum, gold, silver are used to make jewelry because they are less reactive and do not corrode easily। clear, उनमें corrosion नहीं होती है। they are not attacked by the air, water, moisture, so they retain their luster for the long time। clear, also full stop, also they are malleable and ductile। clear, हमने क्या बोला कि उनमें रिएक्टिव बहुत कम होते हैं तो कोरोजन उनमें नहीं हो पाती है और उनमें अटैक नहीं होता है एयर वाटर और मॉइस्चर का। इसीलिए क्या होता है, उनकी लश्चर भी काफ़ी टाइम तक रहती है, लश्चर मतलब चमक। और फिर लास्ट में क्या लिखा है कि वो मेलेबल भी है और डक्टाइल भी है। दैट्स इट। क्वेश्चन सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट कर दिया हमने, सेकंड पार्ट दैट इज सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। ये हमें पता है, हमने कर लिया ये कि यहाँ पर जो सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम है वो क्या है, उनको ऑयल में रखना होता है क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। वो एयर साथ रिएक्ट होके वहाँ पे क्या होता है, वो फायर को कैच कर लेते हैं और वहाँ पे आग लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्लियर, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक द यूटेंसिल फॉर कुकिंग। क्वेश्चन नंबर सी। अब आपने किया है कमलनाथ का मानी आलू। अब आप देखो एल्यूमिनियम आपका देखो हाईली रिएक्टिव है, स्टार्टिंग में ही आ रहा है ना, देखो
4th प्लेस पे ही 5th प्लेस पे ही आपके पास एल्यूमिनियम आ जाता है। अब क्वेश्चन बोलता है एल्यूमिनियम जब इतना रिएक्टिव मेटल है तो उसको बर्तन यूटेंसिल्स मतलब बर्तन जो घर में यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स बनाने के लिए उसको यूज़ क्यों किया जाता है। अब आप देखो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेटर सपोज ये आपके पास एल्यूमिनियम यूटेंसिल है, कोई भी एल्यूमिनियम यूटेंसिल है ये। अब क्या होता है जब इस पर एयर में जो ऑक्सीजन होती है एयर में ऑक्सीजन, वो जब अटैक करेगी इसके ऊपर तो क्या हो जाता है इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, ऐसे एक लेयर बन जाती है ये वाली। ये किसकी लेयर बन जाएगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3। ये ऑक्साइड की क्या बन जाएगी? इसके ऊपर लेयर बन जाएगी। अब जो ये लेयर बन गई अब ये फर्दर अटैक नहीं होने देगी ऑक्सीजन का। अब आप देखो ऑक्सीजन अटैक यहाँ पे नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, कॉन्टेक्ट ब्रेक हो गया। आप पास यूटेंसिल तो यहाँ पे है, मेटल तो यहाँ पे है और ये लेयर है, ये अटैक इसको नहीं करने दे रही है। अब अटैक नहीं होगा तो क्या होगा, इसीलिए इसको यूटेंसिल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों? क्या बोलोगे आप सबसे पहले कि भाई ऑक्सीजन साथ रिएक्ट होकर एल्यूमिनियम क्या करता है, एक थिन लेयर बना देता है किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। फिर वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है फॉर फर्दर अटैक ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या है, फर्दर अटैक नहीं कर पाएगा। और अगर हम इसको हीट करेंगे, अगर हम इसको हीट करते हैं ना यहाँ पे, अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये ऑक्साइड लेयर बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, ये हीट करने पे ब्रेक भी नहीं होगी। इसीलिए क्या होता है, अब आप देखो जैसे आपके पास आयरन है, आयरन पे अटैक होता है, वो रस्ट होते होते गिर जाता है, बट ये जो आपके पास लेयर है ये गिरती नहीं है, ये वहाँ पे बनी रहेगी और वहाँ पे अटैक नहीं होने देगी। क्लियर? अगर मान लो आयरन होता है, लेट अस सपोज ये आयरन होता है, आयरन में क्या होता है, यहाँ पे अटैक होता है O2 एयर मॉइस्चर वाटर का भी, ठीक है, एयर और वाटर का अटैक होता है। तो क्या होता है यहाँ पे जो मान लेट अस सपोज यहाँ रस्टिंग हो जाती है तो ये पीस यहाँ से ऐसे ड्रॉप हो जाता है। फिर कोई लेयर तो है नहीं क्योंकि जो लेयर बनी थी वो तो ड्रॉप हो चुकी है। क्लियर? फिर यहाँ पे फर्दर अटैक होगा, फिर वो फर्दर ड्रॉप होता जाएगा, इस तरह का क्या होगा वो। सो यू विल राइट एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। अच्छा ओके, स्टार्टिंग से यू विल राइट एल्यूमिनियम is highly reactive metal. Clear? It react with the oxygen to form a thin layer of aluminium oxide over it. Clear? ये aluminium oxide क्या है, बहुत ज़्यादा reactive है और ये क्या बनाता है, thin layer of aluminium oxide over it. Clear? Which prevents further corrosion. Which prevents का मतलब है ये further corrosion को prevent करे. Which prevent further corrosion. Also aluminium oxide, this layer of aluminium oxide इज़ वेरी स्टेबल इवन एट हाई टेम्परेचर। अगर हम इसको हीट भी करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये आपका ब्रेक नहीं होगी। ओके, विच इज़ स्टेबल इवन एट हाई टेम्परेचर। और क्या हो सकता है, ऑल्सो एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब आप देखो यूटेंसिल बनाने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको जब हीट करोगे ये आपके पास क्या करता है, जो हीट है उसको क्या करता है, कंडक्ट करता है, इसीलिए क्या होता है इसको यूटेंसिल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दैट्स इट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब आप हमने जो एक्सट्रैक्शन की है, जो सल्फाइड ओर होते थे या कार्बोनेट होते थे उनको फर्स्ट हमें ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना होता था। एग्जाम्पल लिख देता हूँ ABC। लेट अस सपोज आप पास जिंक कार्बोनेट ले लो या जिंक सल्फाइड ही ले लेते हैं, ठीक है, जिंक सल्फाइड। अब क्या होता था, हमें यहाँ पे क्या करना होता था, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना होता था और इसको क्या बोलते थे, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। एक बार फिर से देख लेना। तो यहाँ से क्या होता था, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाता था। फिर इस जिंक ऑक्साइड्स में फिर इसको यहाँ पे क्या करते थे, रिड्यूसिंग एजेंट डाल के इसको हीट करके वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था मेटल को। क्लियर? ये ऑक्सीजन गैस। बट ऐसा क्यों करते हैं, सबसे पहले हमें जो सल्फाइड के ओर्स होते हैं उनको ऑक्साइड्स में क्यों कन्वर्ट करना होता है, क्वेश्चन ये है। ऐसा क्यों होता है, डायरेक्ट हम सल्फाइड को रिएक्ट करवा के डायरेक्ट मेटल क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है ऐसा करना। और क्या होता है, एक्सट्रैक्शन जो ऑक्साइड से है ना, किसी भी मेटल के ऑक्साइड से एक्सट्रैक्शन करना इजी होता है, सल्फाइड के ओर से एक्सट्रैक्ट करना है मेटल को वो डिफिकल्ट होता है। सल्फाइड और कार्बोनेट से अगर आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है दैट इज
डिफिकल्ट। सो इजी किससे होता है? उसके ऑक्साइड से, इसीलिए पहले उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वहाँ से मेटल की एक्सट्रैक्शन होती है। क्लियर? आप लिखोगे कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड और आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन because it is easy to extract the metal from its oxides as compared to the sulfide and carbonates। कि भाई ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू इट्स कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड। ओके, सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आज हम इतना ही करेंगे, कल फिर लास्ट आ जाएगा, फिर ये चैप्टर कल ओवर हो जाएगा। क्लियर? आई होप आप इसके साथ साथ कंटिन्यू करते रहे और एक अच्छे इंसान बने, अच्छे दोस्त बने, और अच्छा बेटा बने, अच्छी बेटी बने, अच्छे भाई बने, अच्छे बहन बने, अच्छे से हर एक रिश्ता निभाए, दूसरों के काम आए, दूसरों के सुख दुख बांटे, अच्छे शब्द यूज़ करे, अच्छे अपशब्द प्रयोग ना करे, और सबकी हेल्प करे, घर वालों की सबसे ज़्यादा हेल्प करे। क्लियर? और ज़रूरतमंदों की हेल्प करे। और दैट्स इट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।